हाय स्टूडेंट्स। तो आपने मेरी एसिड बेस सॉल्ट की पार्ट 2 वीडियो देखी। वहाँ पर हमने डिस्कस किया है और उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। उसे आगे बढ़ाने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है और इस लास्ट पार्ट में हम चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी समझ में आ रही होंगी, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल साइंस वल्ला वल्ला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो समय तक आप पर पहुंच जाए और आप तक पहुंचे तो आप उनको देख सको और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट अपने क्लियर कर सको। और अगर आपके बाद उसके बाद भी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास डाउट आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझे उस मेरे कमेंट बॉक्स पर क्लियरली उसको मैसेज कीजिए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? तो आगे हम आज शुरू करते हैं। उसी के आगे अगला टॉपिक लेकर चलते हैं पीएच। पीएच मीन्स व्हाट इज मीन्स पीएच। सो पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी मीन्स पावर और किसकी पावर? हाइड्रोजन आयन की, H पॉजिटिव आयन की। और इसको डेनिश लैंग्वेज में इसको कहा गया है पावर दी पोटेंस डी हाइड्रोजन। पावर नहीं कहेंगे हम, पोटेंज। तो ये वर्ड भी हमको याद रखना है, पोटेंज डी हाइड्रोजन। तो पोटेंज डी हाइड्रोजन हम इंग्लिश में कहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच की फुल फॉर्म हो जाती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो टर्म था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच, सबसे पहले किसने बताई? तो इसको बताया, एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट सोरेनसन ने। सोरेनसन साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, पीएच इक्वल माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये लार्ज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है। किसको बताता है? कंसंट्रेशन को। किसकी कंसंट्रेशन? H मीन्स हाइड्रोजन, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन आयन बन गया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट किसको बताएगा? कंसंट्रेशन को। किसकी कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या किया? निगेटिव लॉग लिया। मैथमेटिकल टर्म है लॉग, जो आप हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे, 11th 12th मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं लॉग। तो ये लॉग लिया, किसका लिया? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग जब करते हैं तब क्या फाइंड आउट होता है? पीएच की वैल्यू फाइंड आउट होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से इस फॉर्मूले का यूज करके हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं। जो ये यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा, सेम इसी तरह से। तो क्या है? सबसे पहले वर्ड कौन सा? निगेटिव। और लोग को क्या कहेंगे? लॉगरिथम। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, बड़ा ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नॉन एज पीएच। तो जो एक फॉर्मूला दिखा रहा उसी को हम लैंग्वेज में बोल देंगे तो वो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नॉन एज पीएच। ये पीएच की हमारी डेफिनेशन भी हो जाती है। ये पीएच क्लियर हो गया, साइंटिस्ट ने दिया, वो भी इसका फुल फॉर्म भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो पीएच है, ये पीएच किस लिए दिया गया, क्या एक्सप्लेन करता है पीएच? तो पीएच जो होता है, पीएच हम किसके द्वारा? कलर से द्वारा भी हम पीएच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर्स के द्वारा पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलर के द्वारा या नंबर्स के द्वारा हम पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कलर या नंबर कैसे मिलता है हमको? ये कलर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं।
एक तो लिक्विड फॉर्म में आता है सॉल्यूशन जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। या दूसरा मेथड है हमारे पास, जैसे लिटमस पेपर होता उसी तरह से होता पीएच पेपर। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर कोई सॉल्यूशन दिया जाए तो उस सॉल्यूशन को हम टेस्ट ट्यूब में फिलअप कर लेंगे। जो भी सॉल्यूशन हमको गिवन दिया जाएगा और हमको फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसका पीएच वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। तो इस सॉल्यूशन में हम ड्रॉपर की हेल्प से यूनिवर्सल इंडिकेटर की 3 to 4 ड्रॉप ऐड करेंगे। जिस सॉल्यूशन का भी हमको पीएच फाइंड आउट करना होता है उस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उस सॉल्यूशन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की 3 to 4 ड्रॉप ऐड करेंगे। या तो ये एक मेथड है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड नहीं कर रहे तो पीएच पेपर लेंगे और उस पीएच पेपर को इसमें डिप कर देंगे। पीएच पेपर को हम इसके अंदर डिप कर देंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने पर या पीएच पेपर ऐड करने पर पीएच पेपर में एक कलर डेवलप हो जाएगा। या यूनिवर्सल इंडिकेटर की 3 to 4 ड्रॉप डालेंगे तो इस सॉल्यूशन में एक कलर डेवलप हो जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर सॉल्यूशन में कलर डेवलप हो जाएगा, या पीएच पेपर ऐड करने पर पीएच पेपर पे एक कलर डेवलप हो जाएगा। तो उस कलर की हेल्प से हम पीएच के नंबर को या पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर उस सॉल्यूशन का कलर या पीएच पेपर का कलर सॉल्यूशन में डालने पर डार्क रेड कलर आता है, डार्क रेड कलर आता है तो मींस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 0। और अगर डार्क रेड कलर ना आकर रेड कलर आता है तो पीएच उसका 1 या 2 हो सकता है। और इसके बाद अगर हमारे पास कलर कैसा आता है, ऑरेंज रेड कलर आता है, सॉल्यूशन का कलर या पीएच पेपर का कलर ऑरेंज रेड आता है तो पीएच सॉल्यूशन का 3 है। और अगर ऑरेंज कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 4 है। और ऑरेंज कलर ना होकर अगर ऑरेंज येलो कलर आता है तो पीएच सॉल्यूशन का 5 है, सॉल्यूशन का पीएच 5 है। और अगर ऑरेंज येलो ना होकर ग्रीनिश येलो कलर आता है तब सॉल्यूशन का पीएच 6 है। ग्रीन कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 7 है। ग्रीनिश ब्लू कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 8 है। ब्लू कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 9 है। नेवी ब्लू कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 10 है। पर्पल कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 11 है। डार्क पर्पल कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 12 है। और वायलेट कलर आता है तो सॉल्यूशन का पीएच 13 या 14 है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि गिवन सॉल्यूशन का पीएच कितना है, वो हम पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन की हेल्प से पीएच का कलर, सॉल्यूशन का कलर देखेंगे और कलर से हम पीएच वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पीएच वैल्यू जो निकल के आया, ये जो कलर निकल के आया, इस कलर की हेल्प से, इस पीएच वैल्यू की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है। हम उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम पीएच को देखें तो पीएच के वैल्यू के बेस पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है। और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में मीडियम एसिडिक है। सेम इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बेस में मीडियम बेस है। किसके बेस पर, पीएच के बेस पर। तो हम ध्यान दें तो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेकर 3 तक आती है, अगर सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेकर 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि पीएच 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और एसिडिक कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। सेम अगर सॉल्यूशन की पीएच 3 से लेकर 5 के बीच में आती है तब भी 7 से कम है पीएच, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और कौन सा होगा, मीडियम एसिडिक होगा। और पीएच 5 से लेकर 7 से कम रहती है, 7 से कम है और 5 से ज्यादा है तब वो एसिड होगा। और कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और अगर सॉल्यूशन की पीएच हमारी 7 आती है तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और पीएच 7 से ज्यादा है और 10 तक है, 10 या 10 से कम, तो हमारा 7 से ज्यादा पीएच हो गई तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और कौन सा बेसिक होगा, वीक बेसिक होगा। और पीएच 10 से लेकर 12 के बीच में आती है
7 से ज्यादा हो गई तो बेसिक होगा, कौन सा, मीडियम बेसिक होगा, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग, दोनों के बीच में मीडियम बेसिक होगा अगर पीएच 10 से 12 के बीच में आती है। सेम इसी तरह अगर 12 से ज्यादा पीएच आती है तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू के बेस पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और इसमें भी एसिड और बेस में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है। दूसरी चीज हम पीएच वैल्यू के बेस पर यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू या पीएच की वैल्यू या एसिडिक नेचर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दें कि जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम आ रही है, जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम आ रही है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन कौन होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो चूंकि एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H आयन होंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और किससे ज्यादा होगी, 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। तो जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा है, वो 7 से कम है, वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है, 0 से लेकर 7 के बीच में है, 7 से कम पीएच है, वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो चूंकि एसिडिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, तो इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। और OH आयन तो देते नहीं एसिड, तो OH आयन अगर होंगे भी तो कितने होंगे, इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा है तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होगी। अपोजिट, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, चूंकि एसिडिक है, एसिड H आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होगी। क्लियर। और दूसरी चीज एक और यहीं से समझ लें, जैसे जैसे पीएच 7 से कम होती चली जाएगी, एसिडिक नेचर वीक से मीडियम, मीडियम से स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जा रही है। पीएच जैसे जैसे 7 से कम होती चली जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी, और एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, पीएच अगर 7 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, पीएच अगर 6 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6, पीएच अगर 5 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5, पीएच अगर 4 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4, पीएच अगर 3 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻3, पीएच अगर 2 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻2, पीएच अगर 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻1, और पीएच अगर 0 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻0। तो जैसे जैसे पीएच हमारी 7 से कम होती जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ध्यान रख लो, पीएच 7 से कम होने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग, पीएच अगर एग्जैक्ट 7 आ गई तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों की सेम कंसंट्रेशन होगी। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, और कितने होंगे, 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो दोनों इक्वल होंगे और 10⁻⁻7। अब इसके बाद कि अगर पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, पीएच जैसे जैसे 7 से ज्यादा होती जाएगी तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता जाएगा। तो पीएच 7 से ज्यादा होने पर सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, और चूंकि सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ रही है, बेस कौन होते हैं,
बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो चूंकि pH 7 से ज्यादा होने पर बेसिसिटी बढ़ रही है, तो इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। 10⁻⁻7 से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। और हाइड्रोक्साइड pH 7 से ज्यादा होने पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होती जाएगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होती चली जाएगी। तो ध्यान रखना कि हमारे पास 7 pH न्यूट्रल होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और जैसे जैसे pH 7 से कम होता जाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ती जा रही है। एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। और pH 7 से ज्यादा होता जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। किसके इनवर्स होती हैं? आपस में दोनों एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। ठीक है, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और दूसरी क्या है? pH किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के। pH बढ़ता जाएगा, OH की वैल्यू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और pH H आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। pH बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है pH हाइड्रोक्साइड आयन pH की वैल्यू बढ़ने से जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन कम होते चले जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। दूसरा हमने यहाँ पर कुछ समझाए हैं क्या कि कुछ सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है कि कुछ सॉल्यूशन और उनकी क्या pH होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर हमारे पास 1 मोलर HCl, मोलरिटी क्या है? मोलरिटी दे रखी है। किसकी दे रखी है? HCl का वाटर में सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। तो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है उसकी pH 0 होगी। बैटरी एसिड जो हमारे घरों में, हाउस में, इसमें इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज करते हैं हम, उस बैटरी के अंदर जो हम एसिड यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड की pH कितनी होती है? 0.5 pH होती है। गैस्ट्रिक जूस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है? स्टोमक, और स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स में क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो उस गैस्ट्रिक जूस की pH 1 से लेकर 3 तक होती है। लेमन जूस, हम लेमन का जूस, लेमन को क्रश कर लें, लेमन का जूस निकाल लें, और लेमन के जूस की pH 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होती है। विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका जो pH होती है वो 2.4 से 3.4 होती है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर की जो बोतल्स होती हैं उसकी pH 3 होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें वाइन, वाइन की pH 2.8 से लेकर 3.8 होती है। टमेटो जूस, टमेटो जूस की pH 4 से 4.4 के बीच में होती है। बियर, बियर की pH 4 से 5 के बीच में होती है। कॉफी, कॉफी की pH 4.5 से 5.5 के बीच में होती है। यूरिन, यूरिन की pH 5.5 से 7.5 के बीच में होती है। मिल्क, मिल्क की pH 6.8 होती है। ह्यूमन सैलाइवा, हमारे माउथ के अंदर जो सैलाइवा सिक्रीट होता है उसकी pH 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें pH वैल्यू, तो ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है, और हमारे जो आंखों के आंसू आते हैं उन आंसुओं का भी, टीयर्स का भी pH 7.4 होता है। सी वाटर, समुद्र में जो पानी होता है उस सी वाटर का pH 7.8 होता है। और अगर प्योर वाटर की बात करें, पीने वाला पानी, टैप वाटर जो वो प्योर वाटर नहीं होता,
प्योर वाटर हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें तो उसका पीएच होता है 7। ओके, इसके बाद अगर हम देखते हैं एग वाइट, अंडे से जो एग वाइट है उस एग वाइट का पीएच 7.8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स सैचुरेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें और तब तक डिजोल्व करें जब तक वो डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वाटर में व्हाइट कलर का विस्कस सॉल्यूशन बन जाता है। उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसको हम एंटासिड्स के रूप में यूज करते हैं। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, और उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो होता है वो 10 होता है। नेक्स्ट लाइम वाटर। लाइम वाटर कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को कहते हैं हम लाइम वाटर, और इसका पीएच 10.5। टूथपेस्ट, हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, एक अच्छे टूथपेस्ट की हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमारे दांतों के लिए टूथपेस्ट सूटेबल है या नहीं है। तो टूथपेस्ट जो हम जनरली यूज करते हैं वो बेसिक टूथपेस्ट की नेचर कैसी होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए। जनरली अगर हम नीम की छाल को यूज करते हैं, कीकड़ के दातुन यूज करते हैं, नीम की दातुन यूज करते हैं, तो कीकड़ और नीम में क्या होता है? बेसिसिटी होती है, वो कड़वे होते हैं। तो कड़वे होने के कारण उनकी दातुन यूज की जाती है। चूंकि वो कड़वे होते हैं तो उनमें बेसिसिटी होती है और वो बेसिक नेचर होती है, और बेसिक नेचर होने के कारण हमारे माउथ में, हमारे टीथ में जो एसिड्स, फूड है, फूड के डाइजेशन में जो फूड के पार्टिकल जो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, उन फूड के पार्टिकल्स का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होता है और एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड अगर हमारे ही दांतों में बना रहेगा तो हमारे दांतों को डिके करेगा। तो इसलिए हम उस एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं। और टूथपेस्ट का पीएच कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 पीएच होता है जनरली। नेक्स्ट आता 1 मोलर अमोनिया। तो अमोनिया घर में भी यूज होने वाली हाउस होल्ड अमोनिया का जो पीएच होता है वो 11.6 होता है। 0.1 मोलर NaOH मीन्स डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH या 0.1 मोलर NaOH की पीएच होती है 13। 1 मोलर NaOH कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, खाने में जो हम यूज करते हैं केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, बेकिंग सोडा, उसका पीएच होता है 8.5। Na2CO3 सोडियम वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का पीएच होता है 9, जो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। उस सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का पीएच होता है 9। ये हमने कुछ सब्सटेंस देखे और उनके पीएच को देखा कि किस सब्सटेंस की पीएच कितनी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं तो रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हम पीएच कहाँ पर, हम इंपॉर्टेंस हमारी पीएच की कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी लिविंग बींग्स के अंदर देखें, सभी लिविंग बींग के अंदर पीएच का चेंज देखें तो लिविंग बींग में कौन कौन आगे? प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम सभी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ पीएच रिलेटेड जो फिनोमिना है उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले पीएच रिलेटेड फिनोमिना लेते हैं ह्यूमन और एनिमल्स में। तो ह्यूमन और एनिमल्स में पीएच रिलेटेड फिनोमिना को देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, अभी हमने डिस्कस किया, ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है उसका पीएच कितना है? 7.4 है। टीयर्स है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ऐसे हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उस सलाइवा का पीएच भी हमारा 7.4 के समथिंग होता है। तो मैं जनरली जो हमारी बॉडी होती है उस हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सब्सटेंसेज हैं या जो फ्लूइड भरा हुआ है या जो लिक्विड भरे हुए हैं, फ्लूइड जो हमारी बॉडी में जनरली जो टिश्यू फ्लूइड है उस फ्लूइड का पीएच कितने से कितने रेंज के बीच में आता है? 7 से 7.8 के बीच में आता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं उन फ्लूइड का पीएच किस रेंज में होता है? 7 से 7.8 की रेंज में होता है। और ये पीएच को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास इस पीएच में रेंज में अगर कहीं भी लोअर या हायर हो जाता है कि अगर हमारी बॉडी का पीएच या इन
फ्लूइड का पीएच अगर 7 से कम हो जाता है या पीएच 7.8 से ज्यादा हो जाता है, रेंज कितनी है 7 to 7.8, तो अगर हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पीएच 7 से कम हो जाता है या 7.8 से ज्यादा हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसको क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है हमारे को, और वो बहुत ही हार्मफुल कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हमारी बॉडी को रेगुलर मेंटेन रहने के लिए, प्रॉपरली मेंटेन रहने के लिए, हम रेगुलर सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए क्या जरूरी है कि हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उन बॉडी फ्लूइड का पीएच 7 से 7.8 के बीच मेंटेन रहना चाहिए। तो उसी में हम अगला स्टेप देखते हैं कि जो हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल्स ऑल्सो हैं, फॉसिल्स फ्यूल में हम ले लेते हैं पेट्रोल है, डीजल है, कोल है। तो फॉसिल्स फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो फॉसिल्स फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ उसमें सल्फर और नाइट्रोजन अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस फॉसिल्स फ्यूल का कंबशन करने पर सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है फॉसिल फ्यूल्स में, वो नाइट्रोजन कंबशन करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल के फ्यूल कंबशन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में प्रेजेंट्स रहते हैं। और जब रेन होती है तो रेन में जब ये वाटर, जब हमारे पास क्लाउड है और वो उनमें प्रेजेंट वाटर और रेन के फॉर्म में जब अर्थ पर आता है तो इस एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उस रेनी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और रेन के वाटर में डिजॉल्व होकर के ये एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रेनी वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से रेन वाटर में एसिड्स जब प्रेजेंट हो जाते हैं, एसिड्स डिजॉल्व हो जाते हैं, तो हम उस रेन को कहते हैं एसिड रेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेनी वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये एसिड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर रेन को किस में चेंज कर देते हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस एसिड रेन की पहचान क्या, कि इस एसिड रेन की पीएच कब कहेंगे इसको, जब हमारी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम उस रेन को कहते हैं एसिड रेन। और इस एसिड रेन के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारी मार्बल बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल पर जब एसिड रेन पड़ती है तो एसिड रेन में प्रेजेंट एसिड मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो मार्बल मोन्यूमेंट्स हैं वो समय के साथ साथ या स्टोन के बने मोन्यूमेंट्स हैं, वो सभी भी जितने भी टेम्पल्स हैं या अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वो सभी इस एसिड रेन के द्वारा समय के साथ साथ डिग्रेड होते चले जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। दूसरी चीज कि ये जो एसिड रेन है, जब ये एसिड रेन वाटर में रिवर में पहुंचती है, और रिवर्स में जब ये पहुंचती है तो रिवर्स में पॉन्ड्स में जब पहुंचती है तो उस रिवर्स में और पॉन्ड्स में लिविंग बीइंग प्रेजेंट हैं, फिश वगैरह प्रेजेंट हैं, एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें जब ये एसिड रेन जाती है तो एसिड रेन उन फिश और उसमें प्रेजेंट अदर एनिमल्स जो होते हैं वाटर में, उन पर इफेक्ट करते हैं एसिड्स, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और मार्बल मोन्यूमेंट्स को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट थिंग इसी में हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी पीएच की। प्लांट्स पर देखें तो जैसे हमारे एनिमल्स में हमने बताया, एनिमल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है 7 से 7.8, और जिस पीएच पर हमारी बॉडी के सभी फ्लूइड्स का वो पीएच रहता है, और पीएच हमारी बॉडी को इतना ही मेंटेन रखना पड़ता है, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइव करने में। सेम उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में भी हेल्दी ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीएच होता है। सभी प्लांट्स में भी एक रेगुलर ग्रोथ होने के लिए, हेल्दी ग्रोथ होने के लिए उनमें भी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है। अगर पीएच उसी रेंज के अंदर मेंटेन रहता है, उसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन रहता है, तब हम देखते हैं कि वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ होती है। और अगर उससे पीएच कम या ज़्यादा होता है तो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए प्लांट्स की जो बॉडी की जो पीएच है, प्लांट्स की सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, ना तो ज़्यादा हाईली एल्केलाइन होनी चाहिए पीएच,
और ना हाईली एसिडिक होनी चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि इसमें कि ये हमारे पास ह्यूमंस और एनिमल्स में पीएच का क्या इफेक्ट पड़ रहा था। अब हम उससे आगे चलते हैं। हमारे पास ह्यूमन बीइंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी? एसिडिटी की। तो एसिडिटी क्यों होती है? तो हमने बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा, और लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टोमक, और स्टोमक की जो वॉल्स हैं, उन स्टोमक की वॉल्स में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हमारे फूड के साथ आए हुए जर्म्स को भी किल करता है, और एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने के साथ साथ वो हमारे स्टोमक के मीडियम को भी एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है? स्टोमक के एसिड को, मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसमें एंजाइम अब एक्टिवली वर्क कर सकें। तो स्टोमक में जो सिक्रीट एंजाइम है वो कौन से मीडियम में एक्टिवली वर्क करते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम को कौन मेंटेन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। परंतु अगर कोई पर्सन बहुत क्या करता है? स्पाइसी फूड खाता है, स्पाइसी फूड ज़्यादा यूज करता है, तो स्पाइसी फूड की वजह से क्या हो जाता है? स्टोमक के अंदर एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। स्टोमक ज़्यादा अमाउंट, जितना सिक्रीट होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हायर अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और जब रिक्वायर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो जाता है तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए क्या यूज करते हैं? मेडिसिन के रूप में हम एंटासिड्स वगैरह यूज करते हैं। तो एसिडिटी की जब प्रॉब्लम हो जाती है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम से रिलीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटासिड्स। और जनरली हमने आपको ये बताया एंटासिड्स के रूप में हम किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड्स है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और हम उस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, उस सॉल्यूशन को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की नेचर क्या होती है? एल्केलाइन नेचर होती है, हाईली एल्केलाइन नेचर है, pH 10 है। तो ये जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, स्टोमक में प्रोड्यूस एसिड को एक्सिस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, और उस एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटासिड्स। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? एंटासिड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ऐसे सब्सटेंस का हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम इसके बाद देखते हैं, अगली प्रॉब्लम हमारे पास क्या फेस करते हैं हम पीएच से रिलेटेड। तो वो है हमारे पास टूथ डिके। मैंने अभी डिस्कस किया कि टूथ डिके में होता क्या है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड को हम लार्ज पीस के रूप में लेते हैं, हमारे टीथ और टंग मिलकर उस लार्ज पीस को स्मॉल पीसेज में ब्रेक करते हैं, और वो स्मॉल पीसेज में फूड कुछ अमाउंट में हमारे दांतों के अंदर फिक्स रह जाता है, दांतों में ही फिक्स रह जाता है। वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे पास ना होकर स्मॉल अमाउंट में फूड हमारे दांतों के अंदर जब फिक्स रह जाता है तो समय के साथ साथ हमारे माउथ में फूड के थ्रू पहुंचे हुए बैक्टीरिया उस फूड के साथ रह जाते हैं, और वो टीथ के अंदर ही बैक्टीरिया उस फूड को डिग्रेड करने लगते हैं, उस फूड को ब्रेक करने लगते हैं, और उस फूड के ब्रेक होने से, डिग्रेड होने से क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड प्रोड्यूस होता है। अब वो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, फूड के डिग्रेड होने से जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, अब उस एसिड जो एसिड प्रोड्यूस हुआ, वो एसिड हमारे टूथ के इनेमल, व्हाइट कलर का जो टूथ का इनेमल है, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उस किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस टूथ इनेमल, व्हाइट कलर का टूथ इनेमल किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है फूड के डिग्रेडेशन से, बैक्टीरियल एक्शन से जो एसिड प्रोड्यूस होता है, वो हमारे टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट को डिकम्पोज करने लगता है, ब्रेक करने लगता है, जिससे हमारे टूथ वीक होने लगते हैं, टूथ का डिके होने लगता है, तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम आपको टूथ को बचाना है, टूथ को डिके होने से बचाना है, उस एसिडिक एक्शन से बचाना है, इसके लिए हमें रेगुलर सुबह और शाम के समय हमको रेगुलर टूथपेस्ट करना चाहिए। रेगुलर टूथपेस्ट करने के लिए हमको एक अच्छा टूथपेस्ट करना चाहिए, और अच्छे टूथपेस्ट की पहचान क्या है? कि वो टूथपेस्ट की नेचर एल्केलाइन नेचर होनी चाहिए।
टूथपेस्ट की नेचर एल्केलाइन मीन्स उसका पीएच 8 पीएच होना चाहिए। तो ये एल्केलाइन नेचर का टूथपेस्ट जब हम यूज करते हैं तो बैक्टीरियल एक्शन से जो प्रोड्यूस एसिड होते हैं वो टूथपेस्ट के एल्केलाइन नेचर उस एक्सिस एसिड या प्रोड्यूस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और जब वो एसिड टूथपेस्ट के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उस एसिड का इफेक्ट हमारे टीथ पर नहीं पड़ता है और हमारे टूथ सेफ रहते हैं, उनका डिके नहीं होता है। अगर हमको कभी भी हनी बी काट खाए या आंट अगर हमको काट खाती है तो हनी बी में या आंट में कौन होते हैं, स्टिंग, डंक होते हैं, और वो स्टिंग अगर हमको डंक करती स्टिंग करती है, स्टंग करती है, तो कहाँ पर स्टंग करेगी, वो हमको स्किन में स्टंग करती है। तो हनी बी या आंट जब हमको स्टंग करती है और स्किन में स्टंग करती है तो वहां पर हमको बहुत अधिक पेन होता है, इरिटेशन होता है। सेम इसी तरह से एक प्लांट है, और प्लांट कौन सा है, नेटल। तो नेटल जो प्लांट है हमारे पास, उस नेटल प्लांट की लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेटल प्लांट्स की लीव्स में क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो अगर हमारे स्किन से टच हो जाती हैं तो स्किन के टच होने से भी तब उस कंडीशन में क्या होता है, तब भी हमको पेन होता है, तब भी इरिटेशन होती है। डॉग प्लांट भी सेम उसी तरह से होता है कि डॉग प्लांट भी अगर हम उसकी स्किन से टच हो जाता है तब भी हमको क्या होती है, स्किन में पेन या इरिटेशन होता है। तो इन किसी भी कंडीशन में, चाहे हमको आंट स्टिंग कर रही है, चाहे हमको हनी भी स्टिंग कर रहा है, चाहे हमको वेस्प स्टिंग कर रहा है, या हमको नेटल प्लांट्स की लीव्स के द्वारा टच हो गए हैं, या डॉग प्लांट की लीव्स के साथ हम टच हो गए हैं, और इनमें से किसी भी कंडीशन में हमारी स्किन में पेन और इरिटेशन हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, किस वजह से हुआ? तो इसका एक ही रीजन है कि इन सभी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा उस टाइम पर जब भी हमको स्टंग कर रहे हैं, जब भी हमारे टच में आ रहे हैं, स्किन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो वो हमारी स्किन के अंदर मीथेनोइक एसिड या कहें फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। तो उस समय पर ये हमारी स्किन में मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, और फॉर्मिक एसिड जब हमारे ब्लड में जाता है, इंजेक्ट होता है, तो हमको बहुत अधिक पेन होता है, इरिटेशन होती है। इस समय पर हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो इस समय पर हमको क्या है कि फॉर्मिक एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। किसके न्यूट्रलाइज करना है हमको? जो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो एट ए टाइम उसी समय पर हम वीक बेस, माइल्ड बेस, बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वाटर में सॉल्यूशन बना लेते हैं, और सॉल्यूशन को हम उस स्किन सरफेस पर रब करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और वो जो एसिड था मीथेनोइक एसिड, उस मीथेनोइक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा और हमको रिलीफ मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? माइल्ड बेस बेकिंग सोडा को हमको सॉल्यूशन बनाकर उस स्किन पर हमको सरफेस पर अप्लाई करना चाहिए। और नेक्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं इसमें कि जो हमारे घरों में कॉपर वेसल्स होते हैं, वो कॉपर वेसल्स टाइम टू टाइम अगर उनको बिना क्लीनिंग रखा रहे, कहीं एक ही जगह पर रखा रहे, तो उनकी सरफेस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कोरोड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, टार्निशिंग हो जाती है। तो वो जो टार्निश हो गई है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन गई है, और हम उस ग्रीन कलर की कोटिंग बनी है, तो किस सब्सटेंस की बनती है ग्रीन कलर की कोटिंग? तो अगर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बनती है। किसकी बनती है? को बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या ऑप्शन हो तो कॉपर ऑक्साइड भी हम उसको कह सकते हैं। तो जो ग्रीन कलर की कोटिंग बनी है, या टार्निशिंग के कारण जो उसकी सरफेस पर लेयर बन गई है, तो कॉपर ऑक्साइड की भी हो सकती है, या वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बनती है। और हम उस कोटिंग को रिमूव करके हम चाहते हैं कि एकदम क्लीन सरफेस करना चाहते हैं उसकी, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना चाहिए? लेमन यूज करना चाहिए। उस सरफेस पर हमको किसका यूज करना चाहिए? लेमन का हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि लेमन में क्या सा एसिड प्रेजेंट होता है? लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो लेमन में प्रेजेंट ये सिट्रिक एसिड उस कॉपर की सरफेस पर प्रेजेंट बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर ऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सिट्रेट सॉल्ट बनाता है, और सिट्रेट सॉल्ट वाटर के साथ इजीली डिजोल्व होकर सरफेस से रिमूव हो जाता है, जिससे हमारी सरफेस क्लीन हो जाती है, कॉपर ऑब्जेक्ट शाइनिंग हो जाता है।
तो इस तरह से अगर हमारी कॉपर की सरफेस पर टार्निशिंग के कारण जो लेयर है उस लेयर को कॉपर ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमको लेमन यूज करना चाहिए। लेमन में प्रेजेंट सिट्रिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनाता है, सिट्रेट बनाता है और कॉपर सरफेस को शाइनिंग करता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा पीएच का एवरीडे लाइफ में यूज हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हम नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं, तो सभी फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होता है, उनमें सोर टेस्ट होता है, और सोर टेस्ट जिसमें होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारे खाने वाले सब्सटेंस में जो सोर टेस्ट है या एसिड है, कौन से एसिड के कारण सोर टेस्ट प्रोड्यूस होता है, कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट है, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। गुआवा अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टेमेरिंड इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क जिसे हम कर्ड कहते हैं, दही कहते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर सिरका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोटीन, जो हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन में एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है, और आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स अंगूर के अंदर, कच्चे अंगूर के अंदर, खट्टे अंगूर के अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी एसिड हम जानते हैं उन सभी एसिड्स में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है और वीक एसिड कौन कौन है। सेम उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो हमको ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हमको मालूम होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा और वीक बेस कौन सा है। तो ध्यान रखें, 3 एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 3 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड किनको कहेंगे, ऑल दोज एसिड which get completely dissociate into their ions on dissolving in water। ऐसे एसिड्स, वो सभी एसिड जो वाटर में डिजोल्व करने पर अप्रोक्स 100%, 90% मॉलिक्यूल आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो जिन एसिड के अप्रोक्स सभी मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व करने पर आयन में ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कितने एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? 3 एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और फिर इसके बाद हम देखें वीक एसिड, तो वीक एसिड में कौन आता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और अभी हमने जितने भी फ्रूट में बताए एसिड, वो सभी सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सभी एसिड्स भी कौन होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये सभी एसिड्स वीक एसिड होते हैं। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के अपोजिट मीन्स अगर हम इन एसिड को वाटर में डिजोल्व करें तो बहुत स्मॉलर अमाउंट में, ये वाटर में डिजोल्व करने पर आयन में स्मॉलर अमाउंट में ब्रेक होंगे। और अगर हम 100 मॉलिक्यूल एसिड के वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वाटर में डिजोल्व करने पर 10%, 20%, ओनली 30% एसिड आयन में ब्रेक होंगे, बाकी सभी वाटर एसिड मॉलिक्यूल वाटर में ब्रेक नहीं होंगे। तो 100 में से अप्रॉक्स 30%, मैक्सिमम 30% एसिड मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व करने पर आयन में ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन एसिड्स को कहते हैं वीक एसिड। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं बेस। तो बेस में भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में 2 बेस है हमारे पास, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि ये बेस है तो ये वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते, ये वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं इसलिए वाटर में डिजोल्व करने पर 100% जितने भी मॉलिक्यूल हमने वाटर में डिजोल्व किए हैं वो सभी मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे।
अब इसके अपोजिट हम देखें वीक बेस, नंबर ऑफ बेस हमारे पास प्रेजेंट है और वो सभी बेस वीक बेस हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी बेस कैसे बेस होते हैं? हमारे वीक बेस हैं। तो ये कंप्लीटली आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, इनका एक स्मॉल पार्टी केवल आयन में ब्रेक होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, बाकी सभी मॉलिक्यूल आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो इसमें टॉपिक पर क्या है, एक टॉपिक है हमारे पास कि जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बन गया इन एसिड का बेस का, और उस सॉल्यूशन बने हुए सॉल्यूशन का, पहले से तैयार सॉल्यूशन का अगर हम उसमें और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन का मीन्स क्या है, एक बार फिर समझ लें कि हमारे पास पहले से प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, पहले से ही कोई गिवन सॉल्यूशन है और उस गिवन सॉल्यूशन में हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब किसी पहले से प्रेजेंट सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने की प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन की प्रोसेस। तो हमारे पास पहले से कोई एसिड सॉल्यूशन है या पहले से प्रेजेंट कोई बेस का सॉल्यूशन है और उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हम उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने पर एसिडिक नेचर पर क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन करने पर बेसिक नेचर पर क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों पर सेम इफेक्ट है। एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो डाइल्यूशन करने पर इनकी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर डिक्रीज? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम में इनके आयन पहले से कम रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? आयन पहले से कम रह जाते हैं। अगर सपोज करें पहले हमारे पास सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया और सॉल्ट के सॉल्यूशन में हमारे पास कितने आयन थे? 1000 आयन प्रेजेंट थे और उसमें हम 1 लीटर वाटर और मिला रहे हैं, तो अब कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो उसमें हमारे पास आयन कितने थे? 1000। तो पहले से आयन कितने प्रेजेंट थे हमारे पास? 1000 आयन 1 लीटर में। अब 1 लीटर वाटर और मिला दिया, तो अब वही 1000 आयन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? 2 लीटर में। तो अब 2 लीटर में 1000 आयन है, तो 1 लीटर में कितने हो गए? 500 आयन। तो पहले 1 लीटर में 1000 आयन थे, वाटर ऐड करने पर अब 1000 आयन कितने वॉल्यूम में है? 2 लीटर में। तो 1 लीटर में कितने आयन रह गए? 500 आयन। तो 1 लीटर में वाटर ऐड करने के बाद 1 लीटर वॉल्यूम में आयन की संख्या कम हो गई। आयन की संख्या कम हो गई तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कम हो गई। तो डाइल्यूशन करने पर एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में, पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन की संख्या कम हो जाती है। क्लियर? और इसका अगर उल्टा हम करें, कंसंट्रेट करें कि हम उसमें वाटर ना मिलाएं बल्कि उसमें एसिड या बेस ऐड कर दें, तो उसमें आयन की संख्या बढ़ जाएगी और आयन की संख्या प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उससे उसकी एसिडिटी या बेसिक नेचर बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेट करने पर हमारे पास एच आयन या ओ एच आयन की संख्या इंक्रीज होती है और डाइल्यूट करने पर एच आयन या ओ एच आयन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में कम होती है। उनकी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। क्लियर? समझ में आया?